स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एंगल ट्रेंगल पर। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। दोस्तों आपने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लिया होगा, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 3। चलिए देखते हैं लेक्चर 3 में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं लेक्चर 3 में आपको आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या होती है और वास्तविक संख्या क्या होती है, अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों तब स्टार्ट करें क्लास। आप लोग रेडी है? चलिए तो हम लोग पहले पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या दोस्तों अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं, देखिए दोस्तों, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q कोई दो पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, तब हम उस संख्या को क्या कर सकते हैं? अपरिमेय संख्या। फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जहां p और q क्या हो? कोई दो पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, q क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो, तब हम उस संख्या को क्या कर सकते हैं? वह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या बोला। पहला मैंने बोला था, लिख देते हैं परिभाषा को, वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है तथा p और q कोई दो पूर्णांक हो, कोई पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल 0 हो, तब हम उस संख्या को क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कड़ी में 2, कड़ी में 3, जैसे कड़ी में 5/2, जैसे माइनस कड़ी में 2, और ऐसे ही। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। दोस्तों अब हम बात करेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए वास्तविक संख्या, हेडिंग लगाइए, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया परिमेय संख्या और अभी आपने पढ़ा अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है? यही अपरिमेय और परिमेय, अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। लिखते हैं इसको, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, अपरिमेय संख्याओं के समूह को परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं।
वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या को हम लोग एक विशेष प्रकार से लिखते हैं। देखिए, मैं इसको संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शा रहा हूं। देखिए दोस्तों, देखिए ये 0 है। ठीक है दोस्तों, ये 0 है, इधर -1 सॉरी 1 2 हो गया, 3 4 5, इधर क्या होगा -1 -2 -3 -4 -5। देखिए दोस्तों, जैसे हो गया √2 हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसे इधर भी देख सकते हैं √2, ये √5/2। ये सभी क्या होती है, इन सभी संख्याओं के बीच में आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वास्तविक संख्या भी सीख लिए। दोस्तों, अब हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो तब हम इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हम इसे इरेज करने वाले हैं। दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग सीखेंगे अपरिमित संख्या को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न 1 है, कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए, एक लाइन खींचेंगे, ये हम लोग लाइन खींच रहे हैं। लाइन आप लोग स्केल की सहायता से खींचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कड़ी में 2, तो ये क्या होगी, एक धनात्मक संख्या है, तो ये किधर आएगा, 0 के दाएं तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 2 को हमें क्या लिखना है, संख्या रेखा पर दिखाना है कि यह कहाँ आता है, कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम लोग कड़ी में 2 को कुछ इस प्रकार से 2 पूर्ण संख्याओं में या न्यूनतम एक पूर्ण संख्या में विभाजित करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दिख रहा है कड़ी में 2, कड़ी में 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमने कहा जैसा कि अभी कड़ी में 2 को कुछ इस प्रकार से इन्हें विभाजित करिए कि इनमें से कम न्यूनतम एक संख्या पूर्ण संख्या में हो या दोनों पूर्ण संख्या में। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, आपको कम मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए दोस्तों, तो कड़ी में 2, हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। तो इनको जब हल करेंगे तो कितना आएगा, हमारा कड़ी में 2 आएगा। आप दोस्तों इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये क्या है, कर्ण, कर्ण बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। देखिए अब हम लोग क्या यहाँ लिखा है, 1, तो हम लोग सबसे पहले 0 से 1 यूनिट मेजर करेंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, 1 है। यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं 1 है, यह 1। ठीक है दोस्तों, और 1 यूनिट लंब मान लेते हैं, 1 यूनिट लंब मान लेते हैं। यहाँ पर पहले देखिए, देखिए दोस्तों 1 यूनिट यहाँ पर और 1 यूनिट यहाँ पर, 0 से 1 यूनिट यहाँ पर और 0 से 1 यूनिट यहाँ पर। हम लोग ऐसे कर लेंगे, ये हो गया। अब हम लोग इसको जब मिलाएंगे, जब हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे प्रकार की सहायता से, तो क्या है, रुकिए थोड़ा, इसको हम लोग ऐसे मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, यह 1 यूनिट है, तो हम इसके लंबवत यहां पर भी एक रेखा खींच सकते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह भी क्या होगा, 1 यूनिट होगा, ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। और देखिए इस पर आप लोग ये देखिए 90 अंश का है। आप अब इस त्रिभुज पर एक पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। देखिए यह कितना है, 1 है
और यह कितना है, एक है ना, ये कितना है, एक है ना। हमें संख्या रेखा को किधर दर्शाना है, इस पर दर्शाना है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे मिलाएंगे, ना कि ऐसे, इसको ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यह एक है और यह एक है, इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आएगा, एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, कड़ी में दो, तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कड़ी में दो आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, कड़ी में दो। फिर से देख लीजिए, जब हम लोग कर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो आधार का वर्ग एक प्लस लंब का वर्ग एक, तो एक प्लस एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर कितना हो गया, दो। जब हम लोग कर्ण बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, कड़ी में दो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या होगा, कड़ी में दो आ गया। देखिए दोस्तों, कड़ी में दो। अब हम लोग यहां से इसको मेजर करेंगे, दिख रहा है, इसको हम लोग मेजर करेंगे और ऐसे ही मिला देंगे। ये कहां पर आया, यहां पर आया। वास्तव में दोस्तों देखिए होता क्या है, ये कड़ी में दो कहां पर आया, यहां पर आया। लेकिन वास्तव में दोस्तों क्या होता है, ये कड़ी में दो क्यों यहीं पर आता है, देखिए। देखिए दोस्तों, अब हमारा वृत्त तैयार है। ये कड़ी में दो क्यों यहीं पर आता है, क्योंकि दोस्तों देखिए हमने इसे केंद्र मानकर क्या खींचा, एक वृत्त बनाया। तो यह हमारा क्या हो गया, ये जो बड़ी वाली लाइन है, जो डार्क दिख रही है बिल्कुल आपको काली, यह क्या है, यही हमारा कड़ी में दो। इसकी लंबाई कितनी है, कड़ी में दो है, तो यह भी कितनी हो जाएगी, यह भी कितनी हो जाएगी, कड़ी में दो हो जाएगी। यह कितनी होगी, यह भी हमारा कड़ी में दो होगा। ये पूरा कितना होगा, ये भी हमारा कड़ी में दो होगा। तो आप लोग कड़ी में दो को इसे भी दर्शा सकते हैं, इसे भी दर्शा सकते हैं, इसे भी दर्शा सकते हैं। लेकिन क्या है, हमें संख्या रेखा इधर हमने माना है, इसलिए हम लोग कड़ी में दो को इधर दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अब सीखेंगे कड़ी में तीन को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं, कड़ी में तीन को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। यहाँ पर रहेगा दूसरा, यहाँ पर क्या रहेगा, दूसरा प्रश्न क्या है, कड़ी में तीन को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएं। चलिए देखिए, उसी तरह से हम करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, ये लाइन खींचेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए यह कैसी संख्या है, एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक अपरिमित संख्या है। तो यह किस साइड आएगा, जीरो के दाएं तरफ आएगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पर क्या है, जीरो है। तो ये जब भी आएगा कड़ी में तीन, ये क्या आएगा, जीरो के दाएं तरफ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैंने जैसा कि बताया था कि जो भी कड़ी में दिया होगा अंक, हमें उसे कुछ इस तरह से दो अंकों में, दो पूर्ण संख्याओं में विभाजित करना है। ठीक है दोस्तों, अधिकतम दो पूर्ण संख्या में, अगर नहीं तो कम से कम एक पूर्ण संख्या में उसे लिखना है। चलिए देखते हैं, हम बता रहे हैं यहाँ पर कड़ी में तीन को क्या लिखना है। देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक का वर्ग प्लस दो का, कड़ी में दो का वर्ग। कड़ी में तीन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक का वर्ग प्लस कड़ी में दो का वर्ग। जब आप इसे हल करेंगे तो इतना ही आएगा, देख लीजिए, कड़ी में तीन बराबर एक का वर्ग कितना होगा, एक प्लस कड़ी में दो का वर्ग कितना होगा, दो। तो एक प्लस दो कितना हो जाएगा, बराबर कड़ी में तीन। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक संख्या है वन, एक संख्या क्या है, एक।
यह हमें पूर्ण वर्ग में मिल गया है, पूर्ण संख्या मिल गया है, और दूसरा क्या है, कड़ी में 2। तो हमने अभी इससे पहले ही कड़ी में 2 बनाना सीखा था, कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखा था। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें यहाँ देखिए एक पूर्ण संख्या मिल गया है, मैंने कहा था जैसा कि कम से कम आपको एक पूर्ण संख्या मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर 1 मिल गया है, और ये क्या है, ये पूर्ण संख्या में नहीं है, कड़ी में 2। तो हम सबसे पहले इसे यहाँ पर दर्शाएंगे, उसके बाद हम लोग इसे दर्शाएंगे। चलिए देखते हैं, पहले कड़ी में 2 को जैसा मैंने बनाया था फिर से एक बार हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ 0 से हम लोग इधर क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे। कितना लेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट। और 1 यूनिट क्या, ये क्या है, हमारा आधार है, और 1 यूनिट लंबवत लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 1 यूनिट। अब हम, ये हमारा क्या है, 1 यूनिट है। ये हमारा 1 यूनिट है और ये 1 यूनिट है। थोड़ा सा छोटा लग रहा है दोस्तों, इसको थोड़ा और समान लंबाई होनी चाहिए, यह आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसको और इसे मिला देंगे। हम लोग अभी कड़ी में 2 की रचना कर रहे हैं, कड़ी में 2 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे हम लोग अभी वो बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, इस पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यह क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, यह हमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो इस पर हम लोग जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को हल करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कड़ी में 2 आएगा। तो यह कितना होगा, यह कर्ण है ना, ये क्या है, कर्ण है। तो ये कितना आएगा, कड़ी में 2 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे, इसे मापेंगे हम लोग प्रकार की सहायता से। ये प्रकार का नुकीला वाला भाग है और ये प्रकार का पेंसिल वाला भाग है। तो इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और इस पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे। देखिए दोस्तों, तो कड़ी में 2 कहाँ आता है, यहाँ पर आता है। जैसा कि मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था, ये वास्तव में एक वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। ये क्या होता है, वास्तव में एक वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ, यहां से यहां तक की दूरी ये कितनी है, कड़ी में 2 है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, कड़ी में 2 है। तो हमें आधार मिल गया कड़ी में 2। अब हम यहां से क्या मानेंगे, अब हम यहां से क्या मानेंगे, 1 यूनिट लेंगे। देखिए कड़ी में 2 बन गया ना दोस्तों। अब हम क्या बनाएंगे, 1 यूनिट लेंगे। ऐसे ये आधार है, अब हम 1 यूनिट ऐसे लेंगे लंब, जैसे के लिए मैं कड़ी में 2 के लिए किया था, यह आधार लिया था 1 यूनिट और 1 यूनिट लंब। तो यहाँ पर हमें कड़ी में 2 मिल गया, ये आधार है और ये लंब है। तो अब हम यहाँ से 1 यूनिट लंब लेंगे। चलिए दोस्तों, हम इसे इसलिए इरेज कर रहे हैं ताकि कड़ी में 3 की रचना करने में कोई समस्या ना हो। अब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से क्या लेंगे, 1 यूनिट लेंगे कड़ी में 2 पर। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 यूनिट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, कड़ी में 2 हो गया। तो अब इस पर और इस पर देखिए दोस्तों, यह और यह और यह, इस पर क्या है, यह 1। तो यह कितना निकल कर आएगा, थोड़ा सा साफ बना दे दोस्तों, हाँ अब क्लियर दिख रहा है। तो यह कितना है, 1 यूनिट है और ये कितना है, कड़ी में 2 है। ये क्या है, हमारा आधार है और ये क्या है, हमारा लंब है। तो विकर्ण कैसे निकल कर आएगा, सॉरी कर्ण कैसे निकल कर आएगा, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। हल करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 3। तो यह हमारा कितना हो जाएगा,
यह हमारा कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसे मेजर करके चाप काटेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसे मेजर करेंगे, इसे मापेंगे प्रकार की सहायता से और एक चाप काटेंगे। तो ये जहां पर संख्या रेखा को काटेगा वो हमारा क्या होगा, कड़ी में 3 होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आता है, तो ये हमारा क्या है, कड़ी में 3। क्यों कड़ी में 3 यहीं पर है, वास्तव में क्या होता है, यह एक वृत्त का त्रिज्यखंड होता है। देखिए दोस्तों, देखिए तो ये क्या है हमारा, ये ये बिंदु क्या है हमारा, कड़ी में 3 है। ये भी कितना है, कड़ी में 3 है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेना चाहे तो ये क्या होगा हमारा, कड़ी में 3 होगा। अगर हम यहाँ से यहाँ तक लेना चाहे तो ये क्या होगा हमारा, कड़ी में 3 है। ये कड़ी में 3 क्या है दोस्तों, कड़ी में 3 एक वृत्त का त्रिज्या है। ये एक वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या की लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो हमें संख्या रेखा इधर माना है, इसलिए हम लोगों ने कड़ी में 3 को इधर दर्शाया। अगर आप लोग संख्या रेखा को उधर मानते हैं, 0 के इस साइड मानते हैं, तो कड़ी में 3 यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग संख्या रेखा को नीचे मानते हैं, ये लाइन, तो उस कड़ी में 3 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को कड़ी में 3 समझ में आ गया होगा कहाँ पर स्थित है। अब हम लोग सीखेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे इरेज करने वाले हैं। दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5, कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो अब हम लोग सीखेंगे कड़ी में 5 को संख्या रेखा पर कहाँ दर्शाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे, और यह कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या है, तो यह कहाँ आएगी, 0 के दाएं तरफ आएगी, 0 के इधर आएगी, दाएं तरफ। तो सुनिए, कड़ी में 5 को हमें ऐसी 2 पूर्ण संख्याओं में विभाजित करना है, या न्यूनतम एक पूर्ण संख्या में विभाजित करना है। देखिए यह है कड़ी में 5, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कड़ी में 2 का वर्ग प्लस कड़ी में 3 का वर्ग। लेकिन दोस्तों आपको यह बनाने में काफी समस्याएं होंगी, इसलिए हम लोग इसे नहीं मानेंगे। आप इसे भी हल करेंगे तो आपको अपना उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इसे करने में हमें काफी सारी समस्याओं को करना पड़ेगा, मतलब काफी सारी दोस्तों दिक्कतें आएंगी। इसलिए हम लोग कड़ी में 5 को इस तरह से लिखेंगे। मैंने कहा था 2 पूर्ण संख्याओं के रूप में विभाजित करना है। देखिए 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिख सकते हैं। इसे हल करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 5 ही आएगा। हल कर देख लेते हैं। देखिए 2 का वर्ग कितना होगा, 4, प्लस 1 का वर्ग कितना होगा, 1। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, कड़ी में 5 ये। तो हमें यहाँ पर देखिए दोस्तों दोनों पूर्ण संख्याएं मिल गई हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग पहले 1 यूनिट मेजर करेंगे, या फिर आप लोग 2 यूनिट भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों पूर्ण संख्याएं मिल गई हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग इसे 1 यूनिट मेजर करते हैं, माप लेते हैं, और 1 यूनिट लंबवत माप लेते हैं। 1 यूनिट नहीं दोस्तों, 1 यूनिट ये मान लिया, और दूसरा क्या है, 2 यूनिट है, तो हम लोग 2 यूनिट लंबवत मानेंगे। देखिए ये 1 यूनिट है, इसको 2 यूनिट मान लीजिए,
इसको थोड़ा 2 यूनिट मान लीजिए, इससे हमें बनाने में और आसानी होगी। ये हो गया हमारा 2 यूनिट और ये कितना रहेगा 1 यूनिट। ये हमारा कितना है 1 यूनिट। अब इसे इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे। देखिए दोस्तों, अब आपको यह त्रिभुज दिख रहा है, समकोण त्रिभुज। अब आप इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण का मान आ जाएगा। देखिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब का वर्ग कितना होगा, 1 का वर्ग 1 धन आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, 1 और 4 कितने हो जाएंगे 5। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आया 5। तो कर्ण बराबर क्या आएगा, कर्डी में 5 आएगा। तो यह लेंथ कितना है, यह लंबाई कितनी है, कर्डी में 5। अब हम लोग इसे माप करके त्रिज्य खंड एक चाप बनाएंगे। इसे हम लोग प्रकार की सहायता से मापेंगे ऐसे। तो ये हमारा कितना है, ये जो चाप है इस संख्या रेखा को जहां पर काटा है ये क्या है हमारा कर्डी में 5 यहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक की लंबाई कितनी है, कर्डी में 5 है, कर्डी में 5 है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपने परीक्षा में कापी पर इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम इसे इरेज करने